इमेजिन करिए, आपने पिछले 20 साल मेहनत करके अपनी ज़मीन, अपनी कमाई और पब्लिक डोनेशन से एक ऐसी एनजीओ खड़ी की, जो हज़ारों गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन और मेडिकल केयर देती है। लेकिन एक दिन गवर्नमेंट से एक नोटिस आता है, आपकी एनजीओ का लाइसेंस कैंसल हो जाता है और सिर्फ लाइसेंस नहीं, आपकी पूरी बिल्डिंग, आपका बैंक बैलेंस और आपका हॉस्पिटल एक झटके में गवर्नमेंट के कब्जे में चला जाता है और आप कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते हैं। ये कोई फ़िक्शनल मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये वो नया कानून है जिससे लेकर इस वक़्त पार्लियामेंट में और पूरे देश में एक जोरदार जंग छिड़ी हुई है, द एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट। Viewers, moving on, the FCRA bill is going the way of the Waqf Amendment Bill. The government is referring the bill, and I'm talking about the FCRA bill, to a joint parliamentary committee, JPC, for detailed scrutiny before tabling it in Parliament. Foreign contributions are regulated in the country. The proposed amendments aim to strengthen transparency, tighten oversight, and prevent the misuse of overseas funding. Just now we got an information, the bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि ये कानून देश की नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वो कहते हैं कि विदेशी पैसा सीक्रेटली इंडिया के अंदर आकर हमारे इकोनॉमी को डीस्टेबलाइज कर रहा है, राइट्स करवा रहा है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रोक रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टी, यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और हजारों एनजीओज कह रही हैं कि ये कानून नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चोक होल्ड है। सवाल यह है कि सच क्या है? क्या विदेशी पैसा सच में किसी देश को अंदर से तबाह कर सकता है? कोल्ड वॉर के दौरान सीआईए और केजीबी ने देश को कैसे टारगेट किया था? और आखिर क्यों 2026 के नए एफसीआरए रूल्स को लेकर पूरी दुनिया में इतने हंगामे मचे हुए हैं? आज के इस डीप डाइव में हम एफसीआरए का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डिकोड करेंगे, बिना किसी पॉलिटिकल बायसनेस के, प्योरली फैक्ट्स और रियल लाइफ हिस्टोरिकल प्रूफ के साथ। वीडियो इन तक देखना, क्योंकि जो क्लाइमैक्स है वो आपका सोच बदल देगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये एफसीआरए आखिर है क्या। एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सीधे शब्दों में ये एक ऐसा कानून है जो डिसाइड करता है कि इंडिया में कौन कौन विदेश से पैसा ले सकता है और कौन नहीं। लेकिन इस कानून का जन्म क्यों हुआ, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1976 में, इमरजेंसी के दौरान। 1970 में पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था। एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इंडिया ऑफिशियली नॉन अलाइंड था, लेकिन हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट थी कि दोनों सुपर पावर इंडिया में अपना डोमिनेंस चाहती थी। खबरें आने लगी कि सीआईए और केजीबी सीक्रेटली इंडिया में करोड़ रुपीस पंप कर रहे हैं। पैसा किसको दिया जा रहा था? पहला, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को, ताकि उनके फेवर में इलेक्शन जितवाए जा सके। दूसरा, जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस को, ताकि उनके हिसाब से न्यूज नैरेटिव सेट हो सके। तीसरे, प्रोटेस्टर और यूनियंस को, ताकि जब चाहे देश में स्ट्राइक करवाई जा सके। इसी खतरे से बचने के लिए 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एफसीआरए 1976 में पास किया। 1976 एफसीआरए का कोर रूल क्या था? पहला, बैन ऑन पॉलिटिशियन, जजेस, जर्नलिस्ट फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंड्स। दूसरा, वन टाइम लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एनजीओज। पहले एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन परमानेंट होता था, एक बार लाइसेंस मिल गया तो आप लाइफ टाइम फॉरेन फंडिंग ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे 1990s में इंडिया की इकोनॉमी खुली, देश में हजारों नए एनजीओज बनने लगे और यहीं से शुरू हुआ एफसीआरए का मॉडर्न फेज। इन 2010 मनमोहन सिंह गवर्नमेंट रियलाइज कि 1976 का लॉ पुराना हो चुका है, इसीलिए 2010 में 1976 के लॉ को रिपील और रिप्लेस करके नया एफसीआरए 2010 लाया गया। एफसीआरए 2010 में की चेंजेस क्या थे? पहला, परमानेंट रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड। दूसरा, 5-year एक्सपायरी सिस्टम इंट्रोड्यूस एंड रिन्यूअल मैंडेटरी फॉर एवरी 5 years। तीसरा, स्ट्रिक्ट ट्रैकिंग ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स। लेकिन 2010 के बाद ऐसा क्या हुआ कि एफसीआरए इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया?
इसका जवाब छुपा है दुनिया का सबसे बड़े कोवर्ट ऑपरेशन में। जब गवर्नमेंट कहती है कि फॉरेन मनी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बहाना है या फिर हिस्ट्री में सच में ऐसा हुआ है? आइए देखते हैं 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल जहां फॉरेन कंट्रीब्यूशन ने पूरे देश को तबाह कर दिया। 1951 में ईरान के डेमोक्रेटली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक ने ईरान के ऑयल फील्ड्स को नेशनलाइज कर दिया। पहले सारा ऑयल ब्रिटिश कंपनीज ने ले जाती थी। यूके और यूएसए को यह बात पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया। उन्होंने चुना फॉरेन फंडिंग का रास्ता। सीआईए और MI6 ने ऑपरेशन एजैक्स लॉन्च किया। सीआईए के एजेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर सीक्रेटली ईरान के अंदर भेजे। उन्होंने पहले लोकल पॉलिटिशियन और क्लरिक्स को ब्राइब किया। उसके बाद लोकल न्यूज़पेपर को खरीदा ताकि पीएम के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा सके, और सबसे खतरनाक स्ट्रीट गैंग्स और क्रिमिनल को कैश देकर मास राइट्स करवाएं। रिजल्ट, ईरान में इतना केओस मचा कि पीएम मोसादेक की गवर्नमेंट गिर गई और एक डिक्टेटर को गद्दी पे बैठा दिया गया। फॉरेन मनी ने एक ऐसी हंसती खेलती डेमोक्रेसी को एक झटके में खत्म कर दिया। 1970 में चिले में साल्वाडोर एलेंडे प्रेसिडेंट बने। अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सीआईए को ऑर्डर दिया, मेक द चिलियन इकोनॉमी स्क्रीम। सीआईए ने चिले के ट्रक ड्राइवर यूनियन को मिलियंस ऑफ डॉलर की फॉरेन फंडें दी। उनका काम क्या था? देश में स्ट्राइक करवाना। महीनों तक हजारों ट्रक सड़कों पे खड़े रहे। देश में खाने पीने की कमी हो गई, इन्फ्लेशन आसमान छूने लगा और पूरे देश पैरालाइज हो गया। इसी आर्टिफिशियल केओस का फायदा उठाकर जनरल पिनोचेट ने मिलिट्री कूप कर दिया, जिसमें हजारों लोगों का कत्ल हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ये तो पुरानी बातें हैं, इंडिया में ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो सुनिए 2012 में क्या हुआ। तमिलनाडु में इंडिया का सबसे बड़ा कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था। सडनली वहां हजारों लोग प्रोटेस्ट पर बैठ गए। प्रोजेक्ट सालों तक डिले हो गया। 2012 में तब के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ओपन स्टेटमेंट दिया, certain foreign funded NGOs are fueling these protests without understanding the India's energy need. गवर्नमेंट ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि लेप्रोसी इराडिकेशन और एजुकेशन के नाम पर आए फॉरेन फंड्स को डाइवर्ट करके प्रोटेस्ट कैंप को चलाए जा रहे थे। तब आईबी की रिपोर्ट लीक हुई 2014 में। उससे यह पता चला कि फॉरेन फंडेड कैंपेन डायरेक्टली हिट कर रहा है इंडिया के जीडीपी को बाय 2% टू 3% एनुअली। टारगेट सेक्टर्स थे न्यूक्लियर, माइनिंग एंड मेगा पोर्ट्स। आईबी की रिपोर्ट ने यह क्लेम किया कि फॉरेन फंडेड एनजीओ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोक रही है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकने का काम कर रही है। यहीं से शुरू हुआ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का एफसीआरए क्रैकडाउन। 2014 के बाद गवर्नमेंट ने एफसीआरए को नए एंगल से देखना शुरू किया। 2020 में गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लेकर आती है एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसने एनजीओ सेक्टर का पूरा गेम बदल दिया। आइए समझते हैं 2020 अमेंडमेंट के 4 सबसे बड़े रूल। पहला, नो सब ग्रांटिंग। पहले एक बड़ी एनजीओ फॉरेन मनी लेकर आगे छोटी एनजीओ को बांट सकती थी। 2020 में इसे कंप्लीट बैन कर दिया गया। डायरेक्ट मनी ट्रांसफर मैंडेटरी हो गया। दूसरा, दी एसबीआई न्यू दिल्ली मैंडेट। सभी फॉरेन फंड्स को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बैंक अकाउंट में आना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली में। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैप स्लैश। पहले एनजीओज फॉरेन फंड्स का 50% सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे खर्च कर सकती थी। इसे घटाकर डायरेक्ट 20% कर दिया गया। 80% पैसा डायरेक्ट ग्राउंड वर्क पर खर्च होना चाहिए। चौथा, मैंडेटरी आधार। एनजीओज के सभी की डायरेक्टर्स का आधार पासपोर्ट मैंडेटरी कर दिया गया। इन रूल्स का असर क्या हुआ? पिछले 10 सालों में 22,000 से ज्यादा एनजीओज का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑक्सफैम इंडिया, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च, ग्रीन पीस, ये वो बड़े नाम हैं जिन पर एक्शन हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं 2026 पर। जून 2026 में होम मिनिस्ट्री ने नई एफसीआरए अमेंडमेंट रूल 2026 नोटिफाई किए और पार्लियामेंट में पेश हुआ एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल ने पूरे देश में आग लगा दी। इस बिल में 3 ऐसी बातें हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।
पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ सेसेशन। अगर किसी एनजीओ का 5 साल का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है या रिन्यूअल रिजेक्ट होता है तो उसका सर्टिफिकेट लीगली सीज्ड मान लिया जाएगा। दूसरा, एसेट सीजर। लाइसेंस सीज होते ही गवर्नमेंट एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अपॉइंट करेगी जो उस एनजीओ के बचे हुए बैंक बैलेंस और फॉरेन फंड से बनी फिजिकल एसेट जैसे स्कूल, हॉस्पिटल का कब्जा ले लेगी। तीसरा है एक्सपैंडेड पर्सनल लायबिलिटी। सिर्फ एनजीओ नहीं बल्कि उसके ट्रस्टी, डायरेक्टर और ऑफिस बियरर पर भी पर्सनल लीगल लायबिलिटी आएगी। यहीं से शुरू होता है असली विवाद। सवाल यह है कि जब गवर्नमेंट कह रही है कि ये देश को बचाने के लिए है तो अपोजिशन पार्टी, यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इसका इतना विरोध क्यों कर रही है? आइए दोनों साइड्स के आर्गुमेंट को बिना किसी बायस के समझते हैं। गवर्नमेंट के पास 3 स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स है। पहला, नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। इंडिया एक सोवरेन डेमोक्रेसी है। कोई भी विदेशी गवर्नमेंट या एजेंसी हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी, इलेक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मैनिपुलेट नहीं कर सकती है। दूसरा, स्टॉपिंग फाइनेंशियल लेयरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। जब एक एनजीओ दूसरी एनजीओ को पैसा देती है तो ट्रेल खो जाता है। सब ग्रांटिंग बैन करके और एसबीआई दिल्ली ब्रांच में अकाउंट होने से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हर एक रुपए का ट्रैक कर सकती है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी फॉर बेनिफिशियर। 20% एडमिन कैप इंश्योर करता है कि फॉरेन मनी एनजीओ चलाने वालों की लग्जरी कार और हाई सैलरी में ना जाए बल्कि असल में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। लेकिन अपोजिशन और क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये लॉ डाइसेंट को दबाने का वेपन है। उनकी पॉइंट्स क्या है? पहला, दी एसेट सीजर ट्रैप। क्रिटिक्स कहते हैं कि मान लीजिए एक एनजीओ ने 30 साल तक ईमानदारी से फॉरेन एड से एक हॉस्पिटल बनाया। आज अगर किसी माइनर पेपर वर्क मिस्टेक की वजह से ये गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने की वजह से उनका रिन्यूअल रिजेक्ट हो गया तो 30 साल से बना हुआ वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर लेगा। इसको लीगल लैंड ग्रैब बोला जा रहा है। दूसरा, द नो एग्जिट ट्रैप। नए रूल्स के मुताबिक अगर कोई एनजीओ अब फॉरेन मनी नहीं लेना चाहती और सोचती है कि हम एफसीआरए लाइसेंस सरेंडर कर देते हैं और सिर्फ इंडियन डोनेशन से चलेंगे तो भी उनके पुराने फॉरेन फंड से बने एसेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। मतलब एनजीओ एफसीआरए सिस्टम से बाहर भी नहीं निकल सकती। तीसरा, यूएन एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल स्टेटमेंट। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स हाई कमीशन ने कहा है कि एफसीआरए के अंदर वेग टर्म्स है जैसे पब्लिक इंटरेस्ट या पॉलिटिकल नेचर। इन टर्म्स का इस्तेमाल किसी भी ऐसे ग्रुप को टारगेट करने के लिए हो सकता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाती हैं, जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट लॉयर या माइनॉरिटी राइट ग्रुप्स। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया जैसे रिलीजियस बॉडी ने होम मिनिस्टर से मुलाकात की है। उनका कहना है कि नॉर्थ ईस्ट और रूरल इंडिया में चल रहे हजारों स्कूल और हेल्थ केयर सेंटर फॉरेन डोनेशन पे चलते हैं। इस लॉ से वेलफेयर वर्क पूरी तरह ठप हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिर में सच क्या है? एक तरफ हमारे सामने ईरान और चिले का इतिहास है जहां फॉरेन फंडिंग ने पूरे देश की डेमोक्रेसी और सॉवरेनिटी को तबाह कर दिया। यह सच है कि कोई भी देश अपने अंदर विदेशी मनी का अनचेक्ड फ्लो नहीं सह सकता। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास इंडिया का अपना इतिहास भी है। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन के फॉरेन एड्स ने इंडिया को फैमाइन से बचाया था। इंडिया को पोलियो फ्री बनाने में रोटरी और गेट्स फाउंडेशन का $1 बिलियन का फॉरेन कंट्रीब्यूशन ने मदद की थी। हमारे टॉप आईआईटीज और आईएम का सेटअप में फॉरेन ग्रांट्स का बड़ा हाथ रहा है। एफसीआरए का असली चैलेंज ये नहीं है कि रेगुलेशन होना चाहिए या नहीं, रेगुलेशन जरूरी है। असली चैलेंज ये है कि बैलेंस कैसे बनाएं। क्या हम नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के नाम पर उन जेन्युइन एनजीओज और हेल्थ केयर वर्कर्स को चोक कर रहे हैं जो देश के सबसे पिछड़े इलाकों में काम कर रहे हैं, या फिर स्ट्रिक्ट रूल्स ना होने पर हम अपने देश के दरवाजे विदेशी पावर के लिए खोल रहे हैं? अब आपकी बारी है डिसाइड करने की। क्या आपको लगता है एफसीआरए 2026 अमेंडमेंट बिल में एनजीओ एसेट को सीज करने का रूल सही है ताकि एंटी नेशनल एक्टिविटीज रुकें, या आपको लगता है कि ये रूल सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए।
ये डिबेट हमारे देश के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको इस इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री में कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।